submerge and then took it to the moon. At हेलो सर, V-Guard, कुछ we दिखाई नहीं दे believe रहा है। that a little by little, the little becomes a lot when every little is challenged. We challenged the stability of a stabilizer. Then we challenged its design. With water heaters, we challenged geography, so you could operate it from anywhere in the world. With the inverter, we questioned power, and we put it right into your hands. We challenged the wind and gave it a million lights, and many more such innovations in the pipeline. Because at V-Guard, what keeps us awake are the dreams of our consumers. And in challenging status quo, we have challenged ourselves to usher in a better tomorrow today. V-Guard, bring home a better tomorrow. तो आप सबका स्वागत है। आज पहला दिन है आप लोगों का ओरिएंटेशन का, और आप सब वी-गार्ड फैमिली से आज जुड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा वी-गार्ड क्या है, वी-गार्ड क्या काम करता है और आपका क्या रोल होने वाला है। तो मैं आप में से ही किसी से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा बताइए भाई, आप लोग क्या जानते हैं वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, अनम्यूट करके, और उसके बाद फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। क्या है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, क्या करती है? वी-गार्ड कंपनी, सर मैं बताना चाहूंगा जी राहुल जी। कि वी-गार्ड कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे गीजर हुआ, अपना इन्वर्टर हुआ, स्टेबलाइजर हुआ, माइक्रोवेव वगैरह, इन चीजों को बनाती है। और इसमें हमारा ये काम है कि हम जो माइक्रोवेव नहीं बनाती है। सॉरी सर, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा होगा। हाँ। और हमारा ये काम है कि हम जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके बाद हमें सर्विस सेंटर पे काम करना है। इसकी जो सर्विस है वो होम डिलीवरी सर्विस सेंटर है। धन्यवाद सर, इतना ही बता पाऊंगा जी। और कोई बताना चाहेगा कि भाई क्या हम लोगों का काम है, क्या उद्देश्य है आज का सेशन का, और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? हेलो जी हेलो जी, प्लीज बताइए। ये कंपनी सर 1900 हेलो जी प्लीज बताइए। सर ये बनी थी और इसका हेड ऑफिस कोच्चि में है। बिल्कुल ठीक बात है। जयप्रकाश जी आप बता रहे, मुकेश बता रहे? सर मैं कह रहा हूँ ये कंपनी 1956 में बनी थी और ये इसका। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए मुकेश। जी सर, ये सर मतलब प्रोडक्ट्स है जैसे कि सीलिंग फैन, गीजर और गर्मी के टाइम पे और कूलर, एयर कूलर वगैरह का प्रोडक्शन करती है। और जो हमें सर्विसेज देनी पड़ती है वो होम डिलीवरी सर्विस सेंटर से देनी पड़ती है। तो ये अच्छा है सर, कंपनी अच्छी है और 1956 से ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रही है, अग्रसर हो रही है सर। बहुत बढ़िया बात है। और कोई आपका क्या रोल होने वाला है वो बताएंगे? आप क्या काम करने वाले हैं? आज हम लोग किस चीज की तैयारी करने वाले हैं, या आगे हम क्या सीखने वाले हैं, वो बता सकते हैं? चलिए ठीक है, तो आज का हम लोग यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो रोल है, आप वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए सर्विस टेक्नीशियन रहेंगे। सर्विस टेक्नीशियन का क्या काम होता है? सर्विस टेक्नीशियन का मुख्य दो बड़े काम होंगे। पहला तो ये काम होगा कि जो हमारा सर्विस टेक्नीशियन है, कोई भी हमारा वी-गार्ड का प्रोडक्ट अगर परचेज करता है, मान लेते हैं आप एसी खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, यूपीएस खरीदते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो आप सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद तो लिया, अब ये सामान इंस्टॉल कौन करेगा, ये सामान लगाएगा कौन, है ना? तो आप कंपनी वाले को फोन करते हैं, कंपनी वाला बोलता है ठीक है जी, हम अपना आदमी भेजते हैं जो लगाएगा। तो जो आदमी कंपनी की ओर से जाके उन प्रोडक्ट्स को किसी भी कंज्यूमर के घर लगाता है, वही व्यक्ति सर्विस टेक्नीशियन कहलाता है, और वही आप लोगों का काम होगा।
तो आपके काम का पहला हिस्सा तो हो गया कि भाई इंस्टॉलेशन, कि नया प्रोडक्ट इंस्टॉल करना। आपके काम का दूसरा हिस्सा क्या होगा? आपके काम का दूसरा हिस्सा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस। यानी पहला तो हो गया नया सामान जो आप पैकेट खोलेंगे, पैकेज खोल के कस्टमर के यहाँ पे लगाएंगे तो वो इंस्टॉलेशन करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होगा? दो तरीका हो सकता है। पहला कि कोई कस्टमर फोन करे हमारे टोल फ्री नंबर पे कि हमें ये परेशानी आ रही है, मेरा पंखा नहीं चल रहा, मेरा गीजर नहीं चल रहा, मेरा इन्वर्टर नहीं चल रहा, मेरा फैन नहीं चल रहा, मेरा इंडक्शन कुकर नहीं चल रहा। फिर वो कॉल आपके सर्विस सेंटर पे जाती है, सर्विस सेंटर वाला आपसे कहता है कि भाई आपको ये कॉल अटेंड करनी है। तो ये जो काम हो गया वो हमारा क्या काम हो गया भाई? रिपेयर या मेंटेनेंस या ट्रबल शूटिंग का काम हो गया, कि हम लोग कस्टमर के यहाँ जाएंगे, कस्टमर के यहाँ चेक करेंगे। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि किसी भी कस्टमर के यहाँ कोई भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं अगर गीजर लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम जाते ही गीजर पूरा खोल देंगे। कुछ ना कुछ तरीका होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि भाई सबसे पहले हम तार चेक करेंगे, फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे, फिर फ्यूजिबल प्लग चेक करेंगे, फिर हम थर्मोस्टेट चेक करेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप तरीका कि कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में हमारा काम हो जाए, वो कैसे करना है वही हम आज समझने वाले हैं। आपको ध्यान देना है, जैसे आज हम ऑनलाइन जुड़े हैं, इसी तरीके से हम लोग 10 दिन तक ऑनलाइन हर प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। हम लोग इन्वर्टर के बारे में सीखेंगे, हम गीजर के बारे में सीखेंगे, हम यूपीएस के बारे में सीखेंगे, बैटरी के बारे में सीखेंगे, और 11वें दिन अपने सर्विस सेंटर जाएंगे। उस 11वें दिन सर्विस सेंटर वाला जो हमें काम बताएंगे वो काम हम करके देंगे। फिर 12वें दिन हम ऑनलाइन ऐसे ही ट्रेनिंग में आएंगे, जो 11वें दिन में चीजें सीखे होंगे, जब वहां पे चैलेंज हुआ होगा, जो परेशानी आई होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सर हम उस कस्टमर के यहाँ गए थे, वहां पे वाटर पंप ऐसा था, हमने किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो वहां क्या गड़बड़ी हो सकती है, आप लोग अपनी अपनी बात बताएंगे। यानी जो आप लोगों ने आईटीआई में जैसे पढ़ाई की होगी ना, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजें समझ पाएंगे, क्योंकि अपने हाथों से आप काम करके देख रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का सत्र। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि भाई अगर हम कहें कि कोई ये प्रोडक्ट है या ये सामान है, ये गीजर है, ये इन्वर्टर है, ये इलेक्ट्रिकल का सामान है, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो मेरा सबसे पहला तो आपसे प्रश्न यही रहेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है? बता सकते हैं? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर क्या है? जी जी सर। बताइए जी। जी सर, इलेक्ट्रिकल में जैसे सर लाइटिंग होती है, जैसे कि अपना जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक, जैसे कि टीवी एलसीडी वगैरह हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक में सर जैसे कि हमारा जैसे कि गीजर वगैरह ये सब जो जैसे कि सिस्टम में होता है, तो ये सब का प्रोडक्शन होता है सर। तो फर्क कैसे किसी को समझाएंगे? मान लीजिए कि इले- जी इलेक्ट्रिक सर एज एज जैसे कि मान लो जैसे कि करंट होती है, तो करंट जो फ्लो होती है जैसे कि जो लाइटिंग में होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हुई, एक धारा हुई कि इसमें लाइट आ रही है, कि इलेक्ट्रिक हुई। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कोई जैसे कि प्रोडक्शन कोई सामान है, उसमें करंट वो चलने लगी, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। कोई और बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा? क्या अंतर है भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में? आदेश कुमार आप बताइए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या फर्क है? हम लोग बोलते हैं कि भाई इन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये इलेक्ट्रिकल सामान है, दोनों में क्या अंतर है? आदेश कुमार आप बताइए। आदेश।
आप जुड़े हुए हैं लेकिन लग रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे। आदेश कुमार जी बताइए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या अंतर है? सर इलेक्ट्रिकल सामान एक हमारा बिजली विभाग, मतलब ये बिजली करता है एसी, और डीसी हमारा इलेक्ट्रॉनिक में आता है सर। मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, सीख लूंगा बस। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ आदेश जी, आप एक बात और ध्यान रखिए कि आपको कहीं स्थिर जगह पे बैठ के क्लास समझना है। ऐसा नहीं करना कि आप चलते रहेंगे और जी जी सोचेंगे कि क्लास कर लेना। आपका बैकग्राउंड जी सर। आवाज ये बता रही है कि आप कहीं बाहर है। सर मैं चलिए ठीक है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा समझ हम लोग को समझनी पड़ेगी कि जब हम कहते हैं कि ये सामान इलेक्ट्रिकल है या ये सामान इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप ऐसे देखिए, हमारे घर पे कौन सी बिजली आती है? हमारे घर पे एसी आता है, और एसी में वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। तो अगर हम कहें कि जो सामान हाई वोल्टेज पे चलेगा, यानी अगर हम इसको लिख के देखना चाहें तो हम कैसे करेंगे? जो सामान हाई वोल्टेज पे चलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, आपने चैट में लिखा है, जो सामान हाई वोल्टेज पे चलेगा और लो फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, वो सारा सामान इलेक्ट्रिकल सामान कहलाएगा। यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में समझना चाहें, अंतर समझना चाहें, तो हमने एक और लिखा इलेक्ट्रिकल और दूसरी ओर लिखा, नीचे लिखा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल सर और आपकी स्लाइड स्लाइड नहीं दिख रही? अभी आई है स्लाइड। सर अभी आ गई है, फुल स्क्रीन करना है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अगर आज के बाद कोई हमसे पूछेगा तो हम सीधी बात बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल वो सारे सामान हैं जो ज्यादा वोल्टेज पे चलते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज पे चलते हैं, और जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये अभी हम सीख लेंगे, लेकिन हमें ध्यान दें, जैसे हमारा पंखा है, तो हम सबको पता है कि भाई पंखा एक इलेक्ट्रिकल सामान है। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट पे चलता है, 220 वोल्ट पे चलता है। लेकिन अगर वही हम मोबाइल की बात करें, अब मोबाइल, आप लोगों को पता है कि मोबाइल जब हम प्रयोग करते हैं तो मोबाइल के साथ में एक चार्जर लगा होता है। इस चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा है कि इस चार्जर के आगे एक क्या लगा होता है? एडाप्टर लगा होता है। इस एडाप्टर का काम क्या होता है? इस एडाप्टर का मुख्य काम यही होता है कि भाई जो हमें एसी मिल रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज करना। यानी एक बात तो पक्की हो गई कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, चाहे चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे जितने भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो सारे, चाहे आपका टीवी हो, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो सारे कम वोल्टेज पे चलेंगे और फ्रीक्वेंसी हाई होगी। लेकिन जैसे ही हमने ये बात की कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या है, तुरंत हम लोगों ने बात की वोल्टेज की, तुरंत हमने बात की फ्रीक्वेंसी की। यानी हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि भाई वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन एक बात तो आज हम सीख गए कि आज के बाद, जैसे देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे और साधारण तरीका और आसान तरीका देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसके अंदर आपने चिप लगी देखी होगी। चिप को हम लोग साधारण भाषा में हम चिप बोल देते हैं, टेक्निकल भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? पीसीबी, पावर सर्किट बोर्ड, या इस तरीके का एक चिप जिसपे आपको रजिस्टर लगा होगा, ट्रांजिस्टर लगा होगा, ऐसे छोटे 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 कंपोनेंट लगे होंगे। जिस भी सामान में आपको इस तरीके की चिप दिख जाए, आप समझ लीजिएगा कि वो हमारा कौन सा सामान है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। सीधी बात हो गई। क्यों? क्योंकि इस चिप को लो वोल्टेज चाहिए होता है काम करने के लिए। यानी अगर किसी ने आज के बाद हमसे पूछा कि
कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है। इलेक्ट्रॉनिक कम वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है और इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी पे चलता है। पहचान क्या है? जितने सारे सामान में हमें इस तरीके की चिप लगी दिख जाए, हमें समझ जाना है कि वो सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान है। सीधी बात हो गई, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क। अब मैं आपसे सीधी बात ये पूछना चाहता हूं कि भाई इतनी देर से हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली की बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये तो बताइए कि बिजली होती क्या है? क्या होती है भाई? एक और से मैं नाम लेता हूं, हमें सब लोग एक एक बार बताएंगे। विनीत कुमार बताइए, बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? विनीत कुमार अनम्यूट करके बताइए, बिजली किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मेरा प्रश्न सीधा सा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? विद्युत प्रवाह। ऊर्जा है सर, बिजली एक ऊर्जा है। ऊर्जा है। अगर हम ये कहें विनीत जी कि बिजली से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बिजली अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक है विनीत जी, आपने बताया। विनय वर्मा जी सर, आप हेलो। अपने को म्यूट कर हेलो सर। जी। हेलो सर। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है अवनीश कुमार। जी सर, बता सकते हैं? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए अवनीश जी सर, चालक में चलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो अगर चालक में चलने वाला इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बिजली कहलाता है। जी जी। अच्छा, एक बात समझिए अवनीश जी कि बिजली जी जो है ना, वो केवल ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो। बिजली प्रोटॉन की वजह से भी हो सकती है, बिजली पॉजिटिव आयन की वजह से भी हो सकती है। आगे अभी हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बिजली कहते किसको है। चैट में हमारे मोहित शर्मा जी ने लिखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिजली कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है मोहित जी, बिल्कुल सच बात है कि एक बात, अगर हमें बिजली और इलेक्ट्रॉन में फर्क समझना हो तो कैसे समझेंगे? पहले तो हम बात करते हैं चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की बात छोड़ दीजिए, पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में आवेश भी कहते हैं। पहले समझते हैं कि चार्ज क्या है। हमारे आप में हर व्यक्ति के अंदर आवेश है, चार्ज है ना। लोग बोलते ज्यादा आवेश में मत आओ, हिंदी में बोलते हमारे आपके सबके अंदर चार्ज है। लेकिन क्या होता है, ये चार्ज बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जितना हमारे अंदर पॉजिटिव आवेश है, उतना ही हमारे अंदर निगेटिव आवेश है। जितना पॉजिटिव आवेश है, उतना ही अगर निगेटिव आवेश है, तो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, न्यूट्रल है ना? हमारे सबके अंदर, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर चार्ज ना हो। लकड़ी हो, लोहा हो, कॉपी हो, किताब हो, टेबल हो, चेयर हो, आदमी हो, सबके अंदर चार्ज है। लेकिन क्या बात होती है कि जितना हमारे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही हमारे अंदर, सचिन जी बिल्कुल ठीक बात है, उतना ही हमारे अंदर निगेटिव चार्ज है। और इसीलिए बाहरी किसी व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो, जैसे देखिए हमारे अंदर अगर ये खूबी है कि मैं सबको हंसा सकता हूं, और अगर मेरे साथ ही मेरे बगल में एक आदमी ऐसा है जो सबको रुला सकता है, अब दोनों आदमी एक साथ बैठ गए, तो जितना मैं सबको हंसाऊंगा उतना ही दूसरा आदमी अगर सबको रुलाएगा, तो अगला जो मेरे सामने वाला आदमी है उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं हंसू या रो, है ना, गाना है ना, मैं हंसू या रो। तो क्या हो गया, अगर जितना मेरे अंदर पॉजिटिव आवेश है उतना ही निगेटिव आवेश है, तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि इनके अंदर कोई आवेश है, और उसी को हम बोलते हैं कि भाई वो न्यूट्रल है। लेकिन कब पता लगता है कि आवेश है? जब अनबैलेंस हो जाता है। जब क्या हो जाता है,
चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या निगेटिव चार्ज बढ़ जाए। यानी अगर प्लस की संख्या, प्लस वाले चार्ज की संख्या, जिसको कि हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, बड़ा साधारण भाषा में समझ लीजिए, जब प्लस वाले की संख्या दुनिया की किसी चीज में बढ़ जाए, किससे? माइनस वालों की संख्या, है ना। रामचरितमानस में भी लिखा है कि गुण अवगुण सबके अंदर होते हैं। तो क्या है भाई? पॉजिटिव और निगेटिव सबके अंदर है। जब पॉजिटिव वाले की संख्या निगेटिव वाले से बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और जितनी ज्यादा बढ़ती है, मान लीजिए ये 101 है प्लस और निगेटिव 100 है, तो बाहर वाले को प्लस कितना दिखेगा? बाहर वाले को प्लस केवल 1 दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी 100 प्लस और 100 माइनस अपने आप में एक दूसरे को 0 कर देगा, और जो बचा एक प्लस है वही बाहर वाले को दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आई? यानी चार्ज दुनिया की हर चीज में है जिसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। तराजू में एक और प्लस चार्ज है, एक और तराजू में माइनस चार्ज है। जहां पे प्लस बढ़ जाता है हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया या प्रोटॉन की अधिकता हो गई। जहां पे माइनस चार्ज बढ़ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं कि निगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई या इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन का होना और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का होना। लेकिन हमें समझने वाली बात क्या है? हमें समझने वाली बात यह है कि अगर मान लेते हैं एक प्रोटॉन यहाँ पे बैठा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या ये बिजली हो गई? क्या इसको बिजली कहेंगे? बताइए भाई सचिन जी, सचिन गौर, इसको बिजली कहेंगे प्लस चार्ज अगर कहीं पे बैठा है तो? सचिन, बिजली कहेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कब कहेंगे बिजली? सचिन जी, इसको बिजली कब कहेंगे? कब कहेंगे? लिख दीजिए चैट में फटाफट, कब कहेंगे बिजली? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताइए, कब कहेंगे इसको बिजली? प्लस और माइनस रविंद्र दोनों हो। जी, जी अनमोल जी सर, बताइए। प्लस माइनस जब दोनों होगा। बिल्कुल गलत हेलो जवाब, सर। बिल्कुल गलत जवाब। अवनीश जी आप बताइए। जी सर, प्लस और माइनस दोनों बिल्कुल का गलत मतलब एक जवाब, साथ होना। बिल्कुल गलत जवाब। और कौन गलत जवाब देना चाहेगा? मुकेश जी आप बताइए, जल्दी बताइए। चार्ज को बिजली क्यों कहेंगे? सर इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज्यादा हो। हेलो। बिल्कुल गलत जवाब। जी सर बताइए, राजकुमार जी जब सर बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो तब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, स्मार्ट जवाब, बिल्कुल ठीक बात मुकेश जी। पंकज जी बिल्कुल सही जवाब। अभी क्या आपने को सीखना है कि जब भी कोई चार्ज कहीं पे खाली बैठा है, चाहे प्लस चार्ज खाली बैठा हो चाहे माइनस चार्ज खाली बैठा हो, यानी चाहे प्रोटॉन खाली बैठा हो चाहे इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हो, इसको कभी भी बिजली नहीं कहेंगे। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी जगह से उठ के चलना पड़ेगा। और जैसे ही ये चलना बंद करेगा हम क्या बोल देते हैं? हम क्या बोल देते हैं? बिजली चली गई, है ना। हम बोलते हैं ना लाइट चली गई। लाइट क्यों चली गई भाई? तार के अंदर, जो हमारे घर में तार है ना, उसमें प्लस चार्ज भी है उसमें माइनस चार्ज भी है। लेकिन लेकिन अगर ये प्लस या माइनस चार्ज जब चलने लगता है तभी हम बोलते हैं कि बिजली आ रही है। कभी हम बोलते हैं बिजली रुकी हुई है? नहीं, हम बोलते हैं बिजली आती है।
हम बोलते हैं बिजली जाती है, हम बोलते हैं बिजली रहती है, लेकिन हम ये नहीं बोलते ना बिजली बैठी हुई है ना, बिजली चल रही है, बिजली हमेशा चलती है। यानी अभी हमने क्या सीखा, दुनिया में जब भी कभी चार्ज चलेगा तभी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, बिजली बोलेंगे। यानी बिजली आज के बाद हम क्या बोलेंगे, बिजली मतलब क्या हुआ भाई, अगर इंग्लिश में लिखना हो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ, बिजली का मतलब हुआ रेट। रेट अभी मतलब अभी हम सीखेंगे क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब बहाव ऑफ चार्ज। यानी चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, जब वो बैठा हुआ है तो बिजली नहीं है, जब वो अपनी जगह से उठ के चल देगा तो उसको ही क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। लेकिन अब एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी अभी क्या बोला आपको कि बिजली का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कुछ तो नई बात आ गई। क्या नई बात आ गई, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी एक नया शब्द आ गया। कौन सा नया शब्द आ गया भाई, एक शब्द तो हमने सीख लिया कि प्लस माइनस दौड़ेगा तो बिजली होगी, दौड़ने को बोल दिया फ्लो, लेकिन एक नया शब्द आ गया। वो नया शब्द क्या है, नया शब्द है रेट। बोलते हैं ना इसका रेट क्या है, ये केले कितने रुपए दिए, तो 12 रुपए दर्जन दिए, ये 2 रुपए पीस है, ये 100 रुपए पीस है। रेट मतलब क्या होता है कि किसी भी यूनिट चीज के, रेट का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज की क्वांटिटी किसी दूसरी चीज के समकक्ष। मतलब नहीं समझ आया, बड़ा बड़ा शब्द लगा, आसान शब्दों में समझिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, कितनी तेज दौड़ेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो बिजली कहां पे ज्यादा आएगी, बिजली कहां पे ज्यादा आएगी, जल्दी से बताइए। 20 वाले में। बिल्कुल में ठीक सर। बात। यानी अभी अभी हमने क्या सीख लिया, 20। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आदेश जी। अभी हमने क्या सीखा कि बिजली का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या चार्ज का दौड़ना नहीं है, बिजली का मतलब क्या है, नहीं सर। कितना तेज चार्ज दौड़ेगा, है ना, कर कितना तेज जी दौड़। जी यस सर। जी कुछ कह रहे जी, हैं। जहाँ सबसे ज्यादा दौड़ेगी वहां ज्यादा आएगी सर, हाँ उससे बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, चार्ज को बोलते हैं, और बिजली किसको बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कितनी तेज चार्ज दौड़ा उसको ही हम बोलते हैं बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जितनी बातें हमने समझी, ये सारी बातें किसमें, शब्द में है ना, लाइनों में समझी, भाषा में समझी। हमने क्या समझा भाई कि बिजली बोलेंगे जब कोई भी चार्ज अपनी जगह से उठ के दौड़ने लगेगा, और कैसे दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा। इसी बात को मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में कैसे बोलते हैं, बिजली बराबर, बिजली बराबर कितने चार्ज है भाई, एक चार्ज दौड़ सकता है, दो दौड़ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जितने चार्ज है। और दौड़ने की स्पीड हम कैसे देख रहे थे, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी दूर दौड़ा, एक घंटे में कितनी दूर दौड़ा। यानी चार्ज को जब हम किस में देखते हैं, प्रति घंटे में, प्रति सेकंड में, प्रति मिनट में, तो उसी को बोलते हैं चार्ज बटे टाइम, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। यानी आज की क्लास में सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी कि बिजली किसको बोलते हैं, बिजली बोलते हैं किसी भी चार्ज के दौड़ने को, और हमेशा जी उसका फॉर्मूला कैसे होगा, बिजली बराबर
चार्ज अपॉन टाइम, यानी टोटल जितना चार्ज दौड़ रहा है प्रति सेकेंड, है ना। अभी चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज जैसे हम देखते हैं ना, दूध को किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, वजन को किस में नापते हैं, किलो में नापते हैं, तो ऐसे चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। सर गुलाम में। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, स्मार्ट बॉय। और समय को किस में नापते हैं, समय को किस में नापते हैं, सेकंड, सेकंडों में, है ना। बिल्कुल ठीक बात। जी जी। तो जब भी बिजली नापेंगे हमेशा क्या ध्यान रखना है, चार्ज किस में होना चाहिए, कूलम में, और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। अगर चार्ज कूलम में नहीं है तो कूलम में परिवर्तित कर लेंगे, समय अगर घंटे में दिया हुआ है तो उसको सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। और जब चार्ज और समय दोनों कूलम और सेकंड में रहेगा तभी इस बिजली की यूनिट क्या कहलाती है, जल्दी से बोलिए क्या कहलाएगी, अनम्यूट करके बताइए, बिजली की यूनिट क्या कहलाएगी, जल्दी से। एम्पियर। बिल्कुल ठीक बात, एम्पियर। लेकिन ध्यान क्या देना है, एम्पियर हमेशा निकालने के लिए ध्यान रखना है समय हमेशा सेकंड में और चार्ज हमेशा कूलम में होना चाहिए। तो ये तो हुई पहली समझ कि बिजली किसको कहते हैं। बिजली किसको कहते हैं, जब चार्ज रुका हुआ है तो बिजली जीरो, सीधी बात। चार्ज नहीं चल रहा तो बिजली जीरो। हम आप सब लोग मान लेते हैं कि हम आप सारे लोग क्या है, चार्ज है। हम सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे आराम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम करिए। तो हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पैदा कर रहे। जैसे ही हम अपनी जगह से उठ के चलने लगे तो हम क्या बोलेंगे, बिजली पैदा होने लगी। हम सारे लोग चार्ज है, अब हम लोग अपनी जगह से उठ के चल दिए तो क्या हो गया, बिजली चलने लगी। लेकिन जितनी तेज हम में से जो आदमी दौड़ जाएगा हम क्या बोलेंगे, बिजली उतनी ज्यादा आई, यानी एम्पियर का वैल्यू उतना ज्यादा हो गया। एक सेकंड में जितना चार्ज, जैसे देखिए अगर ये नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, वैसे हम इसका वीडियो भी आपको भेज हो गया सर, वेरी गुड, हो गया सर। अभी देखिए कैसे नापते हैं बिजली, कैसे नापते हैं भाई। बिजली किस में प्रवाह करता है, तार में करता है, और तार को हम क्या बोलते हैं, तार को हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कोई ऐसा सामान, कोई ऐसा मटेरियल जिसमें से बिजली अच्छे से प्रवाह हो जाए वो क्या कहलाता है, कंडक्टर, है ना। अभी कैसे नापेंगे, हम यहाँ पे खड़े हो गए, ये हम खड़े हो गए। एक बार फिर से बता दीजिए सर कंडक्टर का। कंडक्टर का सिंपल वही है, दुनिया अभी आपको ये भी सिखा देंगे कि कंडक्टर की निशानी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे ये कंडक्टर है। लेकिन अभी केवल इतना समझते हैं, कंडक्टर उस चीज को कहते हैं जिसमें से बिजली आसानी से फ्लो हो जाए। अभी हम सीखेंगे कि बिजली को दौड़ने से रोकता कौन है, लेकिन अभी हम नापने जा रहे हैं कि भाई कैसे कहते हैं कि इसको, इसमें ज्यादा करंट है, इसमें कम करंट है, वो कैसे देखते हैं। तो मान लीजिए ये मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। अभी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन महाशय आए और मेरे सामने से चले गए। मैं कहा अच्छी बात है, जाओ कोई टेंशन नहीं है, चले जाओ। दूसरे इलेक्ट्रॉन आए, मेरे सामने से चले गए। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, मेरे सामने से चला गया, कोई बात नहीं, जाते रहो। हमें क्या करना है, हमें अपनी घड़ी देखना है। मैंने घड़ी देखी, मैंने गिना एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए। अब मैंने देखा कि एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है भाई। तो 5 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको कूलम में लिखा और हमने कहा उतने एम्पियर करंट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि हमने सीखा हुआ एम्पियर बराबर कूलम अपॉन टाइम, और टाइम को हमने क्या ले लिया, एक सेकंड ले लिया। तो सीधा सीधा क्या हो गया, जितना चार्ज एक सेकंड में, कोई भी कंडक्टर में किसी एक जगह खड़े हो जाइए,
किसी एक जगह तार पे खड़े हो जाइए, आपको खड़े नहीं होना, वैसे तार के सामने खड़े हो जाइए और फिर देखिए 1 सेकंड में कितने उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन को गिन लेंगे और उसी को हम बोलेंगे कि भाई कितना करंट आ रहा है। अब मान लेते हैं 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गए, हमने गिना, ठीक है बात। और फिर हमने देखा बाद में 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन चले। तो एक बात तो पक्की हो गई। क्या पक्की हो गई? जल्दी से बताइए। ये 10 से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उधर ज्यादा करंट है, या 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन गए उधर ज्यादा करंट है? 50 सेकेंड, जिसमें 50 गए सर। बिल्कुल ठीक बात, यानी और तेज भागा इलेक्ट्रॉन ना, जल्दी 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 1 सेकंड में तेज 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 निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक बात पक्की हो गई। क्या पक्की हो गई भाई? ये पक्का हो गया कि जो पहले करंट आ रहा था, यानी अगर जो पहले करंट आ रहा था उसको हमने माना x, पहले आने वाले करंट को माना x और दूसरे वाले करंट को माना y, तो एक बात तो पक्की हो गई। क्या पक्की हो गई भाई? y हमेशा x के 5 गुना रहेगा। x मतलब 10 इलेक्ट्रॉन गए थे और y मतलब 50 गए थे, तो उसका 5 गुना रहेगा। उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा कि बिजली कैसे चलती है, विद्युत प्रवाह होता कैसे है। अब जल्दी से एक बात हम और समझ लेते हैं। बिजली तो हम समझ गए, लेकिन एक बात बताइए, हम सब जितने लोग हैं, सब लोग यहाँ पे, हम लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है भाई? बैठे रहना अच्छा लगता है, सो जाए तो और अच्छा लगता है ना, आराम करना अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग को आराम करना अच्छा लगता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी आराम करना अच्छा लगता है। बात समझ आ रही है ना? यानी अगर हम ये बोले कि आई जो है करंट है, आज अब जो आगे से जब भी हम करंट की बात करेंगे तो करंट को आई बोलेंगे और उसकी यूनिट हमेशा क्या बोलेंगे? एम्पियर, एएमपी। उसको जो ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं वो कैसे बोलते हैं? एम्प्स। इतने एम्प्स आ रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग के बाद आप भी सारे इंजीनियर हो जाएंगे। तो कितना करंट आ रहा है? 50 एम्प्स आ रहा है ना? तो आई करंट डिनोट करेंगे और यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। लेकिन समझने वाली बात हो गई कि भाई ये तो चार्ज था, ये तो इलेक्ट्रॉन था, ये तो शांति से अपनी जगह पड़े रहना चाहता था, आराम करना चाहता था। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को किसने ऐसा कर दिया, या क्या ऐसा कारण हो गया कि अपनी जगह से उठ के चलना पड़ गया? यानी ये आई को चलने के लिए फोर्स कौन करता है? या जैसे ऐसे देखते हैं, एक फुटबॉल है, अब ये चार्ज है, चार्ज को एक फुटबॉल की तरह मान लेते हैं कि ये फुटबॉल है भाई, ये फुटबॉल है। अब ये आराम से अपनी जगह, फुटबॉल बनाता हूं, सर फोर्स। अरे रुक जाओ भाई, फुटबॉल पूरी तो बन जाए, अरे रुक जाओ। अब ये एक फुटबॉल है ना? अब ये फुटबॉल आराम से पड़ी हुई थी। इस फुटबॉल को, या ये इसको हम चार्ज भी बोल देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हो चाहे प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये आराम से अपनी जगह पड़ा हुआ था, कोई टेंशन नहीं, तार के अंदर आराम कर रहा था। फिर हमने कहा बिजली आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन उठ के अपनी जगह से चल दिया होगा। तो कौन ऐसा है, क्या कारण है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट, कट रही है। बाकी लोग को म्यूट कर देता हूँ। हेलो, हाँ जी, आवाज कट रही है सर आपकी। ठीक है, आपकी आवाज सुनाई दे गई, मैं म्यूट करता हूँ बाकी लोगों को। अब आएगी क्लियर आवाज। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये जो फुटबॉल आराम से अपनी जगह चल पड़ी हुई थी,
इस फुटबॉल को किसी ने तो लात मारा होगा जो कि ये फुटबॉल आगे बढ़ गई, है कि नहीं? कोई ऐसा आदमी आया होगा, ये देखो ये आदमी आ गया, ये 2 हाथ हो गए, एक पैर से मार दिया, एक पैर इधर हो गया, तो कोई तो कारण होगा कि ये फुटबॉल आगे बढ़ी होगी। तो जाहिर सी बात है इस आदमी ने लात मारा होगा तभी ये फुटबॉल बढ़ी होगी। ऐसे ही हमारे कंडक्टर में, ये रहा हमारा कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर हम सबको पता है प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो कोई तो आया होगा जो इस प्लस चार्ज या माइनस चार्ज को लात मारा होगा और अपनी जगह से चलने लगा होगा। बोलो भाई, जी सर। कौन जी है वो? जी कौन है वो? फोर्स किया होगा सर। सर कौन है इलेक्ट्रोमोटिव वो? फोर्स। है कोकिला बहन पूछती है ना, रसोड़े में कौन था, कौन था जिसने फुटबॉल को लात मारा? और सर कौन था? मैं थी, तुम थी, जी कौन जी था? टेकोमेट्रिक फोर्स। बताइए जल्दी से, कौन था? राशि बहन, टेकोमेट्रिक फोर्स। कौन था? वोल्टेज। एक्सपोर्ट देखते नहीं सर हम। अच्छा नहीं देखते, फेसबुक पे तो देखा हो। यहीं नहीं पे सर। बात आती है वोल्टेज, यानी करंट। हम लोगों ने तो सीख लिया कि भाई करंट तब होगा जब कंडक्टर में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को चलाने के लिए कोई तो होगा जो उस चार्ज को लात मार रहा होगा। इस चार्ज को लात मारने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? इस चार्ज को लात मारने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? वोल्ट वोल्टेज। वोल्टेज। और इस लात मारने से जब ये चार्ज चल देता है, चाहे वो प्लस चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसी को हम क्या बोलते थे? करंट, है ना? क्लियर है बात? करंट की यूनिट क्या थी? करंट की यूनिट थी, जल्दी से बोलिए, स्मार्ट लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर। नहीं, एम्स। एम्पियर तो बूढ़े लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एम्स। एम्प्स। अरे एम्प्स। वाह, वेरी गुड, एम्प्स। वेरी गुड। और वोल्टेज की क्या यूनिट होगी? वोल्ट। वोल्ट, बिल्कुल ठीक बात। अब जितनी तेज लात मारेंगे उतनी दूर ये चार्ज जाएगा, सीधी बात है ना, है कि नहीं? जितनी तेज लात पड़ेगी उतना दूर ये वोल्ट करंट जाएगा, उतना दूर ये चार्ज जाएगा, या उतना तेज ये चार्ज जाएगा, है ना? करंट का दोनों ही मतलब है, या तो चार्ज तेज जो दौड़ जाए या ढेर सारे चार्ज दौड़ जाए, है ना? कूलम कूलम की वैल्यू बढ़ जाए या उनकी दौड़ने की स्पीड बढ़ जाए, दोनों ही किस पे निर्भर करेगी? ये लात कितनी तेज पड़ी। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से दोनों ही बताइए, इसको हम क्या फोर्स। बोलते सर हैं? प्रियांशु, इसको क्या बोलेंगे? तो सर वो वोल्टेज ही सर बिजली की प्रवाह में सहायक होता है ना सर। नहीं, अभी आगे बताते हैं, कहानी सुनिए तो। जी पहले बताइए इसको क्या बोलते हैं कि जितनी तेज लात पड़ेगी उतना तेज करंट बहेगा, इसको क्या बोलते हैं? जी वोल्टेज। अरे ये तो मैंने बोल ही दिया कि ये जो लात पड़ रही इसको वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, जितनी इसमें लात पड़ तेज, जी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी तेज, कहेंगे। अरे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की मतलब सर चार्ज करंट। फ्लो को कहेंगे। अगर ये जो आपके सामने फोटो बनी है, इस फोटो को जी एक शब्द में बोलना हो, एक लाइन में बोलना हो, तो क्या बोलेंगे इस फोटो को? वोल्टेज द्वारा किया गया फोर्स, उसके जो करंट होती है उसका बहाव की फ्लो दर। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपकी अब आवाज आप कट रही है लोग, तो आवाज नहीं आ रहा। अब आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने को, मैं बताता हूँ इस पूरी लाइन को। आदेश जी म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ जी, अभी क्या, ये जो हमने लाइन बोली इसी को आप लोगों ने सुना होगा अपने आईटीआई में, जब शुरू शुरू में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? ओम का नियम, यानी
ओम्स लॉ ऐसे पढ़ाया गया था आईटीआई में। ओम्स लॉ क्या कहता है? जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, यही तो कहता है। या करंट अगर ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, यही तो ओम्स लॉ कहता है। और इसको हम लोगों ने कैसे सीखा? जितनी तेज ये लात पड़ेगी उतना तेज ये चार्ज भगेगा, और जितना तेज चार्ज भागता है, जितना तेज चार्ज दौड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और इस रिलेशनशिप को, ये जो आपके सामने फोटो बनी हुई है, इस सारे संबंध को ही क्या बोलते हैं? ओम का नियम। तो ये फोटो भी अपने कॉपी में बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि बाद में कभी भूले ना, याद रहे। ऊपर ऐसे लिख भी लीजिएगा, ओम का नियम, ओम्स लॉ लिख लीजिएगा ऊपर। और ये फोटो बना लीजिए, इसको ये लात मारने वाले को चश्मा भी लगा दीजिए चाहे तो, ऐसा खुशी खुशी लात मार दिया इसने। ये जो चार्ज था, जो आराम से अपनी जगह पे बैठा हुआ था, वो चार्ज दुखी हो गया, अब उसको दौड़ना पड़ गया, है ना? नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब ये तो हो गई साधारण भाषा में समझना कि ओम का नियम क्या है ना? अब हम लोग मैथ की भाषा भी समझ लेते हैं, उस भाषा में समझ लेते हैं जिसमें कि बाकी लोग बात करते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा भाई? कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कौन होता है? जिसमें चार्ज दौड़ता है। तो ओम ने क्या कहा? कि किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज का सीधा सीधा संबंध, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, सीधी बात। या आई तब बढ़ेगा जब वोल्टेज बढ़ेगा। मैथ में इसी भाषा को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपाती। समानुपाती मतलब एक बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में दूसरा बढ़ेगा। एक बढ़ाया दूसरा बढ़ा, एक बढ़ाया दूसरा बढ़ा, एक घटाया दूसरा भी घट गया। इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती। जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज दुगना किया करंट भी दुगना हो जाएगा, वोल्टेज तिगुना किया करंट भी तिगुना हो जाएगा, वोल्टेज आधा कर दिया करंट भी आधा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। DIRECTLY। कल की क्लास में पूछूंगा ये सारी बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में लिख देते हैं समानुपाती। समानुपाती नियतांक भी बोलते हैं ना जी? सर, इसको नियतांक भी बोलते हैं, नियतांक। नियतांक कांस्टेंट को बोलते हैं। इतनी हिंदी मेरे को आती है, अभी आगे बढ़ रहे हैं नियतांक की ओर। पंकज जी क्यों टेंशन लेते हैं? ठीक, अभी ये पहली लाइन लिख लिया, इसको ऐसे एरो भी बना लीजिए कि जब v बढ़ेगा, जब v बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, जब v घटेगा तो I भी घटेगा। समानुपाती, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, और उतना ही बढ़ेगा जितना पहला बढ़ा। यानी वोल्टेज दुगना करेंगे तो करंट दुगना, वोल्टेज आधा तो करंट आधा, वोल्टेज 3 गुना तो करंट 3 गुना। तो इसको बोलते हैं समानुपाती। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मैथ की भाषा में फॉर्मूला, ओम का नियम फॉर्मूला आया कैसे। तो हमने लिखा V समानुपाती है I के। अच्छा भाई, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ा, कितना बढ़ेगा? जो पंकज जी ने बात बोली उसी के लिए यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, और जब ये वाला समानुपाती का साइन हटा के, सिंबल हटा के बराबर का साइन लगाते हैं तो एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात। इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं?
रेजिस्टेंस, रेजिस जी सर, प्रतिरोध है ना ये? जी प्रतिरोध है। अभी इसके बारे में भी कहानी सुनेंगे, क्यों टेंशन लेते हैं। यानी अगर ओम का नियम हम लोग से आज के बाद कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, V बराबर IR। यानी अगर हमें वोल्टेज दिया है, हमें करंट दिया है, तो हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमको रेजिस्टेंस दिया है यानी प्रतिरोध दिया है, करंट दिया है, विद्युत प्रवाह दिया हुआ है, तो हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों में से कोई भी दो दिया होगा तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, ओम का नियम। आप जब प्रोडक्ट पे करंट चेक करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, तो आपको बड़ा ही काम आने वाला है ये नियम। इसलिए इसको एकदम गाढ़ बांध लेंगे, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या है मोटी मोटी बात, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये किस बात पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पे या गतिरोध पे, अवरोध पे, रुकावट पे, रुकावट के लिए खेद है ना। ये हो गया हमारा ओम का नियम। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो फोर्स या जो प्रेशर या जो कारण है जिसकी वजह से चार्ज दौड़ता है वो वोल्टेज कहलाता है, और दौड़ते हुए चार्ज को करंट कहते हैं, और जो रुकावट पैदा करे करंट के रास्ते में, जो हम लोग का दुश्मन होता है, वही दुश्मन रेजिस्टेंस कहलाता है। हमारी उन्नति में, हमें आगे बढ़ने में जो रुकावट पैदा करे उसे ही अवरोध, गतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब जरा रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखते हैं भाई क्या हो सकता है। अगर ये एक कंडक्टर है जिसको हम हिंदी में चालक भी कहते हैं। चालक कौन होता है, कंडक्टर कौन होता है, कोई सा भी दुनिया का ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत या करंट आराम से फ्लो हो जाए, जिसमें करंट आराम से दौड़ जाए, जिसमें चार्ज आराम से दौड़ जाए, कोई रुकावट न पैदा करे, उसी को क्या बोलते हैं, चालक या कंडक्टर। अब मान लेते हैं कि ये करंट था E, ये चार्ज था, है ना। चार्ज के दौड़ने को ही करंट कहते हैं। तो ये चार्ज था, अब ये चार्ज चल रहा है, क्या हुआ, रास्ते में एक बैरियर लग गया। लॉकडाउन में तो खूब बैरियर देख रहे हैं, ऐसा बैरियर लग गया, ये बैरियर को ही क्या बोलते हैं, जो रुकावट पैदा करता है, इसी बैरियर को क्या बोलते हैं भाई, इसी बैरियर को बोलते हैं रेजिस्टेंस या अवरोध। अभी क्या ये बैरियर ना होता तो ये आराम से खूब तेजी से दौड़ जाता। अभी क्या करना पड़ रहा है, चार्ज को ऐसे कूद रहा है मिल्खा सिंह की तरह, एक कूदा, दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, चौथा कूदा, यानी अब इतनी ही दूरी पूरी करने में समय ज्यादा लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा तो हम क्या बोलते हैं भाई, करंट स्लो हो गया, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो करंट या इसके दौड़ने की स्पीड कम हो गई, घट गई, है ना। इसी रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन आज हम लोग एक बड़ी जरूरी चीज समझने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये जरूरी चीज क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में किन किन बातों पे रेजिस्टेंस निर्भर करता है। ठीक, मान लीजिए ये मैं हूं, एक चार्ज हूं, है ना, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, जो सा मर्जी मान लीजिए। अब मैं चलना शुरू किया, अभी क्या हुआ, वही पुराना बैरियर, वही पुराना रेजिस्टेंस सामने आ गया, वही पुराना रेजिस्टेंस, वही पुराना बैरियर। मैंने क्या देखा, अब अगर ये रेजिस्टेंस सामने आ रहा है तो जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा बैरियर दिखेंगे मुझे चलने में, जितना लंबा तार उतने ही तो ज्यादा बैरियर दिखेंगे।
अगर तार इतना ही सा होगा तो 2 ही बैरियर रहेंगे, इतना तक हो गया तो 4 ही बैरियर रहेंगे, इतना हो गया तो 7 ही बैरियर रहेंगे। लेकिन जितना लंबा तार होगा उतने ज्यादा बैरियर होंगे। यानी हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस हाई होगा जितना लेंथ या लंबाई ज्यादा हो। पहली लाइन सीखा, देखिए भाई नोट कर लीजिएगा कि किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में रुकावट उतनी, और ये सोचने वाली बात है क्या, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, कुछ कठिन नहीं होता है ये चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स। बस आम दुनिया में जो आप देखते हैं ना उसको ही आपको समझना है। क्या देखा, जितनी लंबी सड़क है और सड़क पे ब्रेकर लगे हुए हैं, ब्रेकर ही रेजिस्टेंस है, तो जितनी लंबी सड़क होगी उतने ज्यादा ब्रेकर दिखेंगे, तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जितना इस कंडक्टर की लंबाई होगी, इस चालक की लंबाई होगी जिसको हम लेंथ बोलते हैं, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? दूसरा स्टेटमेंट बड़ा स्मार्ट स्टेटमेंट। क्या स्मार्ट स्टेटमेंट है भाई? यही सड़क थी लेकिन क्या हुई, बैरियर भी यही थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा अच्छा बेटा रास्ते में बैरियर लगाओ। हम लोगों ने क्या किया, हम चौड़ी सड़क पे पहुंच गए। क्या हुआ, बैरियर तो उतने ही थे लेकिन चौड़ी सड़क पे पहुंच गए, तो सामने बैरियर दिखा तो हमने कहा है हम बेवकूफ है क्या, बैरियर कूद कूद के जाएंगे। हम इधर से चले गए एकदम सीधा सीधा बिना रेजिस्टेंस, मस्त एकदम चौड़े होके सीधे चले गए। रेजिस्टेंस बीच में आया क्या, नहीं आया, है ना। यानी क्या सीखा भाई, अगर चौड़ाई ज्यादा हो जाए, अगर एरिया बढ़ जाए, सड़क चौड़ी ज्यादा हो जाए, ज्यादा जगह मिल जाए चलने को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जल्दी से बताइए, कोई भी अनम्यूट करके। बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ेगी या घटेगी? जाएगी सर। सर बढ़ जाएगी सर। घट जाएगी। बढ़ेगी घटेगी? अरे सर अभी ये बैरियर सामने लगा जाएगी हुआ सर। था, सड़क चौड़ी हो गई घट तो जाएगी मैं सर। बगल से चला गया तो रुकावट घट बढ़ेगी जाएगी। या घटेगी? सर बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस रुकावट कैसे बढ़ेगी बताइए? मैं तो इधर बगल से चला जा रहा हूँ, एक भी बैरियर मेरे रास्ते में आया क्या? घटेगी घट जी जाएगी। सर, घटेगी सर, कह तो रहे रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, तो रुकावट क्या हो गई, रुकावट जी क्या होगी, घटेगी। अगर क्या बढ़ जाएगा, घटेगी। एरिया बढ़ जाएगा। अगर उस एरिया बढ़ अगर जाएगा, एरिया बढ़ा तो रुकावट घट जाएगी। यानी अब मेरे लिए और ज्यादा रास्ता हो गया आराम से चलने का। या मान लीजिए मैं अकेले नहीं चल रहा था, 2 लोग थे। अभी क्या था, 2 लोग थे, भाई इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते, 200 भी हो सकते, 2000 भी हो सकते। अब हम दोनों लोग को ही अगर इतनी पतली सड़क कूद के जाना होता तो क्या होता, दोनों लोग आपस में भी टकराते और फिर ये बैरियर में भी टकराते रहते कि नहीं। यानी अवरोध और ज्यादा बढ़ जाता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता। एक तो बैरियर का सामना करो, दूसरा एक दूसरे का भी सामना करो, बच बच के चलना पड़ेगा, कहीं टक्कर ना हो जाए। कार लेके चल रहे, सर गाड़ी वीडियो लेके चल आपकी रहे। बफरिंग कर रही है। वीडियो बफरिंग क्यों कर रही है? वो आपका नेटवर्क बफर कर रहा होगा, नेटवर्क गड़बड़ है। मेरा वीडियो मस्त चल रहा है, देखिए एरिया भी कितना ज्यादा है। ये अभी क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो दोनों गाड़ियों को जगह ज्यादा मिल गई चलने को, यानी अवरोध। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध। अगर एरिया बढ़ गया तो ये वाला भी आराम से चला गया और ये वाला भी आराम से, चलो इसी रास्ते, ओ ये तो खाली इसका गला चला गया, तो ये वाला भी आराम से इधर से सीधे सीधे चला जाएगा, या ये वाला भी इस रास्ते से चला जाएगा। यानी इससे हमने क्या सीखा कि लंबाई बढ़ने पे अवरोध बढ़ता है और एरिया बढ़ने पे अवरोध घटता है। दोनों स्टेटमेंट नोट करिए, दोनों स्टेटमेंट नोट करिए। कर लिया, आगे बढ़े। सर हो अब गया। हमने क्या स्टेटमेंट देखा था, अभी अभी हमने सीखा था कि अवरोध या रुकावट, किसके लिए रुकावट, करंट के लिए रुकावट
अवरोध जो है वो हमने क्या सीखा था, बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई से, यानी लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और हमने ये भी सीखा था कि रेजिस्टेंस घटता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के। ऊपर अगर लिख देते ए तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता एरिया बढ़ने पे, लेकिन अब नीचे लिखे हैं तो क्या होगा, एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। बात समझ आ रही है? अपन ने क्या सीखा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा लंबाई बढ़ने पे और रेजिस्टेंस घटेगा एरिया के बढ़ने पे। और इसी को फॉर्मूले के तरीके से लिखना हो तो लिखते हैं R इज समानुपाती टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और ये दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को एक साथ अगर लिखना हो तो क्या लिख देते हैं, R इज समानुपाती टू लंबाई बटे एरिया, यानी लंबाई बटे टोटल कितनी जगह है हमारे कंडक्टर में, हमारे तार में। ये हमारे कहाँ काम आएगा, जब हम आगे चर्चा करेंगे ना कि इतने एम्पियर करंट के लिए इतना मोटा तार चाहिए, इतने एम्पियर करंट के लिए इतना मोटा तार चाहिए, तो वहां पे ये हमारे बड़ा काम आने वाला है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के हमने क्या सीखा, आर समानुपाती है लंबाई बटे एरिया के। और फॉर्मूला क्या निकल के आया, आर बराबर, जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पे उस कांस्टेंट को हमने बोला रो, लंबाई बटे एरिया। यानी अब अगर हमसे आज के बाद किसी ने पूछा कि रेजिस्टेंस या अवरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो किसी भी तार की लंबाई पे डिपेंड करेगा, किसी भी तार की चौड़ाई या मोटाई पे डिपेंड करेगा, और किस बात पे डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का तार है ना। यानी अगर चांदी का तार है, अगर सोने का तार है, अगर लोहे का तार है, अगर कॉपर का तार है, अगर एल्युमिनियम का तार है, सभी तारों के अवरोध अलग अलग होंगे। और उस अलग अलग बात को बताने के लिए ही कौन सी चीज यूज हुई यहाँ पे, रो, जो किस पे डिपेंड करता है, केवल मटेरियल पे। यानी चाहे आप किसी भी मोटाई का एल्युमिनियम का तार ले ले, किसी भी लंबाई का एल्युमिनियम का तार ले ले, उन सब के लिए रो की वैल्यू, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रो की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे 1 मीटर का एल्युमिनियम का तार हो, चाहे 1000 मीटर का एल्युमिनियम का तार हो, चाहे 1 mm का एल्युमिनियम का तार हो, चाहे 200 mm का एल्युमिनियम का तार हो, सबके लिए रो की वैल्यू एक ही रहेगी। यानी तीनों में से केवल रेजिस्टिविटी या रो अकेला ऐसी चीज है जो मटेरियल पे निर्भर करती है, हमारे तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ आई? इसको भी नोट करिए। अब जरा सा साफ साफ लिख लेते हैं इसी बात को। तो सर, हेलो सर, जी जी बताइए विनीत जी। सर मैं ये कह रहा था, ये वीडियो आपकी पूरी मिल जाएगी सर व्हाट्सएप पे बाद में? व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे मिलेगी। यूट्यूब पे आपको लिंक दे देंगे तो आराम से देखिएगा मस्त। ठीक है, लिंक सर व्हाट्सएप पे दोगे या यूट्यूब पे डालना पड़ेगा इसकी? नहीं नहीं, लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आपसे ज्यादा मेहनत हम अभी थोड़ी कराएंगे, आपसे मेहनत सर्विस सेंटर पे कराएंगे। ठीक है जी सर, ओके सर। चलिए अब इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं। अच्छा, मतलब आलस दिखा रहे हैं। अच्छा, वीडियो मिल ही जाएगी तो क्यों नोट करें, सही बात है, ठीक है, बात स्मार्ट बात। सर अब तो इसमें लग रहे हैं, जब आराम से बना के रजिस्टर करेंगे ना काम को, आराम से तसल्ली के साथ में। अच्छा कोई बात, अभी हम लोग साफ साफ इसको लिखते हैं। आर बराबर, यानी दुनिया का कोई सा भी तार होगा उसका रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करेगा, रो पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। यानी और ये किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल मटेरियल पर। केवल और केवल मटेरियल।
हाँ, दुनिया का कोई एल्युमिनियम का तार होगा उसके लिए रो बराबर होगा, दुनिया का कोई कॉपर का तार होगा उसके लिए रो बराबर होगा, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 10 मीटर हो, चाहे 2 mm हो, चाहे 5 mm हो। लेकिन लंबाई अलग अलग हो सकती है, एरिया अलग अलग हो सकता है, यानी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा जितना तार लंबा होगा, और रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा जितना एरिया कम होगा। एरिया ज्यादा करेंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी। चिंता ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग सोचेंगे ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोच के देखिए, है ना। ये तो हो गई कहानी रेजिस्टेंस की, करंट की, वोल्टेज की। उम्मीद है आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बड़े आराम से बता लेंगे। शादी हो जाएगी, बेटा होगा, बेटा पूछेगा पापा पापा रेजिस्टेंस क्या होता है, यही वाला एग्जाम्पल दे दीजिएगा, है ना। वोल्टेज क्या होता है, फुटबॉल वाला एग्जाम्पल दे दीजिएगा। चलिए, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात भाई? हमने देखा, शुरू में आप लोगों में से किसी ने बोला भी था, हम लोगों ने देखा कि करंट दौड़ेगा तो कोई फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज को कोई लात मारेगा तभी तो वो चार्ज दौड़ेगा और करंट पैदा होगा। लात मारने वाला कौन था? वोल्टेज था। वोल्टेज ने उसको लात मारी या फोर्स दिया। लेकिन जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं, जब भी हम लोग लात मारते हैं, जब भी हम लोग बॉल दौड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ओर से क्या लगती है? हमारी ओर से क्या लगता है भाई? जल्दी से बताइए, क्या खर्च होती है? एनर्जी। एनर्जी, बिल्कुल सही बात। एनर्जी। ऊर्जा, बिल्कुल ठीक बात जयप्रकाश जी, बिल्कुल ठीक बात, कि ऊर्जा खर्च होती है हमारी ओर से, हमारी ओर से एनर्जी खर्च होती है। तो अब इसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। हमने वोल्टेज सीख लिया, करंट सीख लिया, रेजिस्टेंस सीख लिया, लेकिन बैटरी अगर लगाएंगे तो कितनी एनर्जी बैटरी से खर्च होगी, या अगर बिजली का कनेक्शन लेंगे तो कितने यूनिट का पैसा दें। तो एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? क्या ऐसी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना, इसका पावर ज्यादा है, ये 200 हॉर्स पावर की सर मोटर है। मल्टीमीटर। मल्टीमीटर तो वो मीटर हो गया जिससे नापेंगे, वो सब भी चलाना सिखाएंगे। पहले एक बार बेसिक चीजें हम समझ ले, फिर हम सारे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। अभी हम ये समझने जा रहे हैं कि एनर्जी या पावर होता क्या है ना। जैसे हम बोलते हैं कि ये 2 हॉर्स पावर की मोटर है, ये 4 हॉर्स पावर की मोटर है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर है, ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर है, तो ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर है तो ज्यादा काम करेगी, लेकिन ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा एनर्जी भी खपत होगी, और ज्यादा पावर लेगी, ज्यादा एनर्जी खपत होगी, तो फिर हम लोगों को इसका हिसाब तो रखना पड़ेगा कि कितना एनर्जी खपत कर रही है, कितना पावर ले रही है। तो अब वही बात हम समझने जा रहे हैं कि कितना खपत होना है या कितना पावर लेने जा रहे हैं। यानी पावर की अगर हम बात करें, अब हम लोग चौथी चीज सीखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पावर। ये 2 हॉर्स पावर की है, 3 हॉर्स पावर की है, 2 किलोवाट की है, 4 किलोवाट की है। ये पावर क्या होता है? पावर क्या है भाई? पावर का एक सिंपल मतलब होता है कि जितना भी खपत हुआ, है ना, एनर्जी की खपत। सचिन जी म्यूट कर लीजिए। एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कोई भी मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन जितना एनर्जी खाएगी कितनी देर में? 1 सेकेंड में। वही क्या कहलाता है? पावर, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। चाहे वो एनर्जी हमने दिया हो, जनरेटर चला के अगर हमने एनर्जी दिया तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी सप्लाइड, है ना। जितना एनर्जी दिया 1 सेकेंड में, वही कहलाएगी पावर। या जब हमने किसी को एनर्जी दिया तो कोई लिया भी होगा, उसको खर्च किया होगा, उसको कंज्यूम किया होगा, उसको खाया होगा, उसकी खपत हुई होगी, तो हम क्या बोलते हैं?
एनर्जी की खपत, ऊर्जा की खपत हर सेकंड में, प्रति सेकंड में जितना होगा वही क्या कहलाता है? पावर। यानी एनर्जी चाहे कंज्यूम या एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना एनर्जी की खपत होगी वही क्या कहलाएगा? पावर। और जब एनर्जी की यूनिट मतलब जैसे दूध को लीटर में नापते हैं ना, ऐसे ही एनर्जी को जब हम जूल में नापेंगे और टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में नापेंगे, तो पावर किस में आती है? 1 वाट। यानी आज के बाद अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कितना पावर कितना है या पावर की यूनिट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? वाट। पावर की यूनिट वाट, है ना? यानी पावर क्या हो गया? एक सेकंड में ऊर्जा की खपत या एक सेकंड में ऊर्जा की सप्लाई, एक सेकंड में ऊर्जा का प्रयोग। तो एक सेकंड में जितना ऊर्जा का प्रयोग किया गया हो या एक सेकंड में जितना ऊर्जा की सप्लाई की गई हो, एक सेकंड में जितना खपत किया गया हो, वही क्या कहलाता है? किसी भी मशीन का पावर। अब जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि इस मशीन का पावर ज्यादा है, तो दोनों बातें हो गई। वो मशीन ज्यादा, एक सेकंड में ज्यादा खपत करेगी एनर्जी की, यानी एक सेकंड में ज्यादा काम भी करेगी। भाई एनर्जी खपत करेगी तो एनर्जी खर्चा करेगी, और एनर्जी खर्चा किस में करेगी? काम करने में करेगी। यानी जिस मशीन का पावर ज्यादा है वो बिजली भी ज्यादा लेगी और काम भी ज्यादा करेगी, है ना? यानी पावर को अगर हमें बोलना होगा, प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की खपत हो या प्रति सेकंड जितना ऊर्जा सप्लाई किया हो, प्रति सेकंड जितना ऊर्जा का प्रयोग किया हो, वही क्या कहलाता है? पावर। यानी हम बोले कि भाई आदेश ज्यादा पावर रखता है अखिलेश से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अखिलेश के पास ज्यादा एनर्जी है या आदेश के पास ज्यादा एनर्जी है, बल्कि एक सेकंड में आदेश ज्यादा काम कर लेगा। हो सकता है अखिलेश के पास भी उतनी ही एनर्जी हो, उतना ही ऊर्जा हो जितना आदेश के पास हो, लेकिन आदेश जल्दी जल्दी वो ऊर्जा खत्म कर लेगा, उतना ही काम कम समय में कर देगा, तो हम बोलेंगे आदेश ज्यादा पावरफुल है ना? मान लेते हैं कि 200 ईंट छत पे ले जानी है। अब आदेश ने 200 ईंट आधे घंटे में छत पे पहुंचा दी और अखिलेश ने वही 200 ईंट छत पे पहुंचाने में 1 घंटा लिया, तो हम क्या बोलेंगे? आदेश ज्यादा पावरफुल है। बात समझ आ रही? दोनों ने बराबर ऊर्जा खपत की होगी, दोनों को बराबर पसीना आया होगा, दोनों बराबर थके होंगे, लेकिन कम समय में जिसने ज्यादा ऊर्जा खपत की या कम समय में जिसने ज्यादा काम किया, उसका पावर ज्यादा माना जाए। ज्यादा है। और मैथ के हिसाब से देखा जाए, मैथ में कैसे लिखेंगे? पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है भाई? करंट गुणा वोल्टेज। नोट करिए, हमेशा ध्यान रखना है, करंट किस में होना चाहिए? एम्पियर में होना चाहिए या एम्प्स में होना चाहिए, और वोल्टेज किस में होना चाहिए? वोल्ट में होना चाहिए। दोनों का जब आप गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? मशीन का पावर मिल जाता है, और पावर हमेशा किस में होता है? वाट में। लेकिन पावर वाट में तभी होगा जब करंट एम्पियर में हो और वोल्ट वोल्टेज में, है ना? ध्यान देने वाली बात है, नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी जी सर पावर को एचपी भी बोलते हैं क्या? हॉर्स पावर, अभी बताता हूँ हॉर्स पावर क्या होता है, ये नोट कर लीजिए, आगे बताता हूँ, है ना? अभी क्या हो गया? ये पावर कभी, अभी मान लीजिए आपके सामने एक तार रखा है ना? आपको क्या करना होगा? मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर को करंट पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर लगाया, देखा कितना एम्पियर आ रहा है, नोट कर लिया। फिर वोल्टेज पे सेट किया मल्टीमीटर, फिर लगाया, देखा कितना वोल्टेज आ रहा है, नोट कर लिया। करंट और वोल्टेज को आपस में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। तो हम बता देंगे कि भाई ये वाला जो आपका कूलर है ये 500 वाट खा रहा है, 500 वाट की खपत कर रहा है,
ये वाला एसी जो है ये 1 किलोवाट की खपत कर रहा है, ये टीवी आपका 100 वाट ही ले रहा है, ये बल्ब आपका 50 वाट ही ले रहा है, ये CFL 0 वाट का है या ये बल्ब 0 वाट का है, बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ये 100 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब है। बोलते हैं 200 वाट का बल्ब ज्यादा तेज जलता है, ज्यादा रोशनी देता है। क्यों ज्यादा रोशनी दे रहा है? वो पावर खपत ज्यादा कर रहा है ना, उसमें वोल्टेज ज्यादा ले रहा होगा, उसमें करंट ज्यादा ले रहा होगा, और दोनों का ही गुणा कर देंगे तो पावर कहलाता है। अब उन्होंने पूछा कि भाई हॉर्स पावर क्या होता है, तो पावर ही मुख्य यूनिट होगी जो हम सब लोग काम में लाएंगे। लेकिन पहले के समय में जैसे ट्रैक्टर वगैरह है ना, बड़ी गाड़ियां हैं, तो उसको अगर हम वाट में लिखेंगे तो बहुत सारा जीरो लिखना पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसके बाद एक यूनिट बनाए जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, यानी हॉर्स पावर इस वाट से थोड़ा बड़ा यूनिट है। हॉर्स पावर क्या है भाई? एक, जिसको हम बोलते हैं एचपी, तो हम बोलते हैं 1 एचपी की मोटर है। 1 एचपी की मोटर का मतलब क्या हुआ? कितना पावर लगती? 746 वाट 746। बिल्कुल ठीक बात मुकेश, 746 वाट। बिल्कुल ठीक बात सचिन जी। यानी अभी भी हम पावर की बात कर रहे हैं, बस यूनिट बढ़ा दिया। जैसे देखिए पहले क्या करते हैं, छोटा सामान अगर हमें नापना होता है, आलू हमें तौलना होता है तो हम किस में तौलते हैं? किलो में तौलते हैं। लेकिन वही सोना तौलना होता है तो किस में तौलते हैं? ग्राम में तौलते हैं, तोले में तौलते हैं, है ना। वही अगर गेहूं तौलना होता है तो किस में तौलते हैं? कुंटल में तौलते हैं। तो इसी तरीके से है वही यूनिट, बस और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि पावर ही नाप रहे हैं, लेकिन जब भी हम कहेंगे 1 हॉर्स पावर, तो चाहे हम कह दे सीधे सीधे कि इस मोटर की पावर 746 वाट है, या हम कह सकते हैं इस मोटर की पावर 1 हॉर्स पावर। क्लियर है बात, है ना। यानी हॉर्स पावर का भी मतलब हमें समझ आ गया। हमारे काम की बात अभी क्या है? हमारे काम की बात है पावर बराबर I इंटू V। किसी भी सामान में, किसी भी इक्विपमेंट में करंट नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे, और उससे कितना पावर निकल रहा है, कितना पावर का कंजम्पशन है, वो हम लोग देख लेंगे। अब जितनी चीज अभी तक आपको हमने समझाई है, 11:23 हो रहा है, हम लोग आधे घंटे का एक ब्रेक ले लेते हैं। 12 बजे हम लोग दोबारा मिलेंगे। इन सारी चीजों पे जितनी अभी हम लोगों ने चर्चा की है, इन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पावर दिया है तो करंट निकाल लें, करंट दिया है तो वोल्टेज निकाल लें, वोल्टेज दिया है तो रेजिस्टेंस निकाल लें। ये सारा चीज हम लोग करेंगे। तो आप लोग सब लोग तैयारी कर लीजिए, आधे घंटे में फिर हम आपसे इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि आम बोलचाल की भाषा में, आम चीजों में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्या है। थ्योरी तो हम समझ लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। उससे पहले आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्रश्न पूछ सकता है। सर ये किलोवाट जी सर बिल्कुल ठीक बात। जैसे मैं हमने 12 बजे देखिए एक और चीज आपको सिखा देता हूँ, किलोवाट छोड़िए, मैं एक बड़ा साधारण सी चीज सिखा रहा हूँ आपको। किसी भी लीटर हो, मीटर हो, वाट हो, कन्वर्ट करने के लिए एक चार्ट आप सब लोग याद कर लीजिए। क्या क्या याद कर लीजिए? सबसे नीचे क्या आता है? मिली। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? सेंटी। बिल्कुल ठीक बात। फिर डेसी, फिर डैश, फिर डेका, फिर एक्को, फिर किलो। ये क्यों मैं आपको सिखा रहा हूं? अभी उन्होंने किलोवाट की बात करी ना, कोई सी भी यूनिट हो, जैसे मान लेते हैं क्या क्या यूनिट हो सकती है? 1000 वाट पे किलोवाट कहते थे। क्या क्या यूनिट हो सकती है? मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, एम्पियर हो सकता है ना, सेकंड हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? ग्राम हो सकता है, जूल हो सकता है, जैसे अभी उन्होंने कही वाट हो सकता है। जितने भी केवल अकेले नाम वाले हैं
वो सब आप यहाँ कहाँ लिख देंगे, यहाँ डैश वाली जगह लिख देंगे, और फिर आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है इस चार्ट से सारा कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अब मान लीजिए हमें ये देखना, उन्होंने पूछा किलोवाट के बारे में, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, डैश की जगह पे वाट लिख दिया। उन्होंने कहा जी किलोवाट क्या होता है, तो जहां तक जाना है वहां 1 लिखिए और बाकी 0 लिख दीजिए, 1 2 और जो डैश है उसका 3। यानी अगर पूछा जाए कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं तो 1000 वाट। 1000। ऐसे ही किसी ने पूछा कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो किलो के आगे 1 लिखा, 1 2 3, यानी 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो गए, 1000 लीटर हो गए। किसी ने पूछा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो डैश की जगह क्या लिखा, मीटर लिखा, किलो पे 1 लिखा, 1 2 3 0 लगा दिया। या किसी ने पूछ दिया कि जी आपने वाट बता दिया, 1 वाट में कितने मिली वाट होते हैं, कितने मिली वाट होते हैं, कोई बात नहीं, मिली पे 1 लिखा जहां तक जाना है और बाकी में क्या लिखा, 0 लिखा। अब पहुंच गए, यानी अगर नीचे की ओर गए तो हम क्या बोलेंगे, 1 वाट में 1000 मिली वाट होते हैं। बात समझ आ रही? तो आपने पूछा किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये वाला हाँ जी सर। जी सर मेरा 12 बजे से आईटीओ में एग्जाम है डीएल का, फिर मैं तो ये तो मीटिंग एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, तो एक काम करिए, 12 बजे से सर। आप मीटिंग नहीं एडजस्ट कर सकते तो आपको ना फिर ये जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हमारी नहीं सर, नहीं है आपको जॉब देना। सर डीएल का एग्जाम है ना ही। कोई सा एग्जाम हो, मुझे नहीं फर्क है। आप लोग मैम से डायरेक्ट बात कर लिया कीजिए, मुझे एक चीज मतलब है, मुझे आपको काम सिखाना है और आपको काम करना है। अगर आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है आप मत करिए, मत आइए क्लास में। आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, मुझे फिर मिलेंगे। सर मैं मैम से बात करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। जी, कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर अटेंडेंस का सर क्या, अटेंडेंस आप लोग की लग रही है, ये मीटिंग रिकॉर्ड होती है, 12 बजे दोबारा मिलेंगे, ठीक है? जी सर, ठीक सर। हेलो।